अस्सलाम वालेकुम। आई एम सफ्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज 10 मई 2025 को केपी के ईटा के तहत पीएसटी का एक पेपर कंडक्ट हुआ है और कुछ पेपर्स पहले कंडक्ट हो चुके हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे और अभी कुछ पेपर होने बाकी हैं। ये पेपर डिस्कस करने का मकसद होता है कि जिन कैंडिडेट्स का अभी पेपर होना है उनको रहनुमाई मिल जाए कि पेपर किस तरह के आ रहे हैं, पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल क्या है, पेपर्स में क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये पेपर डिस्कशन उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होती है क्योंकि ओरिजिनल पेपर है, आज के दिन हुआ है, तो जो लोग पेपर देख रहे हैं वो चाहेंगे कि वो देख सकें कि उनके कौन से आंसर्स ठीक हैं और उनकी तसल्ली हो जाए कि आंसर्स ठीक क्यों हैं और जो गलत हैं वो गलत क्यों हैं। तो ये पेपर सबके लिए फायदेमंद साबित होने जा रहा है। तो वीडियो के आगाज में मैं बताता चलूं कि हमने ये चूंकि पेपर आप लोगों के साथ अभी सारा डिस्कस करना है, तो पेपर में क्वेश्चंस वही आ रहे हैं जो हमने रिकमेंड किए थे, जो हमने गाइड किया था। पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा नहीं था, वही था जो बताया गया था। स्कूल लेवल के क्वेश्चंस थे क्योंकि आप लोगों ने आगे चल के स्कूल लेवल पर ही पढ़ाना है, तो वही क्वेश्चंस पेपर में दिए गए हैं। एक आसान पेपर था ईटा की तरफ से और ये पेपर जो है ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन भी साबित होते हैं। तो अभी हम जिन लोगों का पेपर रहता है वो बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि हम उनको कैसे तैयारी करवाएंगे, तो उनको अभी तैयारी नहीं करवाई जा सकती, सेशन तो नहीं कंडक्ट करवाया जा सकता। अलबत्ता हम पास्ट पेपर्स और जो मटेरियल है, डाटा है, वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स को जिनका पेपर अभी होना है। तो डाटा लेने के लिए आप लोग हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हमारा नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पेपर की डिस्कशन का आगाज करते हैं। ये पार्ट 1 है, इसमें हम आधा पेपर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, What is the factorization of quadratic expression 4x square plus 7x plus 3? तो हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें सबसे बड़ी जो डिग्री है वो आपके पास मैक्सिमम 2 हो। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम डिग्री 2 है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो तरीकेकार क्या होता है, आपने पहली और आखिरी दो जो एक्सट्रीम वैल्यूज है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 4x स्क्वायर को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 12x स्क्वायर। अब आपने दरमियान वाली वैल्यू को दो ऐसी वैल्यूज में ब्रेक करना है कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 12x स्क्वायर ही आए। तो ये जब आप 4x स्क्वायर के आगे जब 7x को ब्रेक करेंगे, जब इसको फैक्टराइज करेंगे, तो तरीकेकार ये होगा कि हम इसको 4 और 3 में फैक्टराइज करेंगे क्योंकि 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 12 आ सकता है। तो अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12x स्क्वायर आएगा। तो पहला मरहला ये होता है, अगर आप यहां पर मिस्टेक करते हैं तो अगला सारा गलत हो जाता है। तो यहां पर आपने तसल्ली करनी होती है। अब इससे आगे आप इसमें से कॉमन ले लें, 4x कॉमन आता है इन दोनों में, तो 4x को x से मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4x प्लस नेक्स्ट इन दोनों को सॉल्व कर लें, 3 कॉमन आ जाता है, 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x और 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3। तो ये आपका आ गया, एक तो x प्लस 1, ये एक आपका फैक्टर बन गया और दूसरा आपका फैक्टर बन गया 4x प्लस 3। तो हमने देखना है कि हमारा ये राइट आंसर कहां पे लिखा हुआ है। सो दैट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैथमेटिक्स का है, द एज ऑफ हसन एडिड टू थ्राइस द एज ऑफ निदा इज 30 ईयर्स। अगर हसन की एज को हम x कर लें और निदा की एज को y कर लें तो हसन की एज प्लस निदा की एज का 3 गुना ये बराबर है 30 के। एक ये बात बता दी गई है। दूसरा, इफ निदा's एज इज 1/6 ऑफ हसन्स एज देन फाइंड हसन्स एज। अब जो निदा की एज है y, इट इज इक्वल टू हसन्स एज ऑफ 1/6, यानी कि हसन की एज का 1/6। तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/6 ऑफ हसन्स एज, हसन की एज x है। अब आप y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें, x प्लस 3 y की जगह लिख दें 1 डिवाइडेड बाय 6x, नाउ इट इज इक्वल टू 30। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 इससे कट होकर 2 हो जाएगा, तो ये रह जाएगा x प्लस x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30। अब ये आपके पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई, इसको फर्दर सॉल्व कर लें, 2 इसका कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस x, क्योंकि x के नीचे 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस x, तो ये इक्वल टू 30 आ जाएगा। 3x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30। अब आपने 3 डिवाइडेड बाय 2 को दूसरी साइड पे ले जाना है, ये उलट हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। 3 10s आर 30, 10 2s आर 20। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 20। तो आपसे हसन की एज फाइंड आउट करने को कहा गया था, तो हसन की एज बन गई है 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स
सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं कि जो नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो ये पहली शर्त है। फिर ऐसे जीरो जो नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान आ जाएं, आप उनको भी काउंट कर सकते हैं। फिर जो आपके पास लीडिंग जीरो होते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते, यानी कि किसी भी वैल्यू के जो शुरू में जीरोस आते हैं वो आपने सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करने होते। फिर जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, अगर तो डेसिमल के बाद आ रहे हैं तो काउंट हो जाएंगे, अगर वो डेसिमल वाली वैल्यू में नहीं है तो फिर काउंट नहीं होंगे। तो इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर 2 बचते हैं, 3 और 4। इसके पास 3 बचते हैं, इसके पास जस्ट एक सिग्निफिकेंट फिगर है यानी कि ये 3, और इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 और 0। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल होते हैं कि नॉन जीरो नंबर्स को आपने सिग्निफिकेंट फिगर मानना है, या फिर जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस, यानी कि नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान जीरो आ जाए, यानी कि 808। अब यहां पे आप जीरो को काउंट कर सकते हैं। या फिर लीडिंग जीरो, किसी भी नंबर के शुरू वाले जीरोस आपने काउंट नहीं करने, और ट्रेलिंग जीरो, किसी भी नॉन जीरो नंबर के बाद वाले जीरोस को आप सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर काउंट कर सकते हैं अगर आपकी वैल्यू डेसिमल वाली है। अगर डेसिमल वाली नहीं है तो काउंट नहीं कर सकते। तो हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर ढूंढना है, तो 867 हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर है। नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर बॉट अ क्रेट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इन 950। 950 रुपए का क्रेट लिया है कोल्ड ड्रिंक्स का और 1100 रुपए का बेचा है। पहले तो उसका प्रॉफिट देखें। प्रॉफिट है आपके पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये आपका बन जाता है 1100 माइनस 950, 150 रुपए का प्रॉफिट है। अब आपने इसको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, तो उसका फार्मूला ये होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। जब आप ये करेंगे सॉल्व, तो किसी हद तक तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये 3 को 100 से मल्टीप्लाई करना, 300 डिवाइडेड बाय 19। सिंपल पेज पर आप इसे कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा 15.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस 16 टाइम्स द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन हेड इज। आप एक कॉइन को जितनी बार मर्जी ऊपर फेंक दें, हेड और टेल दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइडेड बाय 2 होती है, क्योंकि कॉइन के पास दो ही चीजें हैं, या हेड या टेल। तो हर दो में से एक बार हेड आ सकता है और एक बार टेल आ सकती है। The journal term for the sequence -5, 7, 19, 31 is हमारे पास जो nth नंबर फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है nth नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर माइनस टोटल नंबर्स माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर आपके पास फर्स्ट नंबर है -5 और माइनस ये टोटल नंबर जो है आपके पास यहां पर नहीं दिए गए, तो बस वैसे n-1 आने दें। एक्चुअली यहाँ पे प्लस आना है, ठीक है। n-1 आने दे और मल्टीप्लाई आपने से करना है d से, यानी कि d जो है आपके पास कॉमन डिफरेंस। तो देख ले -5 और 7 में 12 नंबर्स का डिफरेंस है, 7 और 19 में 12 नंबर्स का डिफरेंस है, 19 और 31 में 12 का। तो ये 12 का डिफरेंस चलता आ रहा है, तो ये आपके पास बन जाएगा -5 + 12 मल्टीप्लाई n-1। तो 12 को आप चाहे इसके शुरू में लिख लें चाहे इसके बाद लिख दें। नेक्स्ट है, फाइंड x इफ log 5, यहाँ पे log 5 आना एक्चुअली, इफ log 5 125 इज इक्वल टू x। तो ये आपके पास आ गया log 5 125 इज इक्वल टू x। तो आपने 5 का कौन सा पावर लेनी है कि उसका आंसर आ जाए 125। एक्चुअली ये है आपका क्वेश्चन। तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं कि 5 की पावर 3 लेंगे तो आपका आंसर 125 आएगा। सो x इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c when ab plus bc plus c is equal to -4 and a square plus b square plus c square is equal to 17। तो अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे कि a प्लस b प्लस c का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। अब आपको जो वैल्यूज मालूम है वो पुट करते जाएं, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलें इसको ऐसे ही रहने दें। तो दूसरी साइड पर आपको इसकी वैल्यू पता है, दैट इज इक्वल टू 17 प्लस 2, और इसकी वैल्यू पता है -4। तो ये आपके पास हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 17, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -8 आ जाएगा। तो 17 - 8 9 बचता है। अब ये आपके पास चूंकि स्क्वायर में वैल्यू है, अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट लेने पर आपका आंसर आ जाएगा 3।
सो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3। आपको ये फार्मूला याद हो तो बाकी सब आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पॉइंट्स A34, B64, C46। तो इन पॉइंट्स से हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं और वहां से मालूम कर लेंगे कि ये कौन सी ट्राइंगल बना सकते हैं। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और फिर पूरे का स्क्वायर रूट। अब आपने ए बी का, क्योंकि एक ट्राइंगल में फॉर एग्जांपल अगर 3 साइड्स हैं ए बी और सी, तो हमने तीनों की लेंथ फाइंड आउट करनी है एक्चुअली। तो आप ए बी बी सी और सी, ये तीनों की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप ए बी की करना चाहते हैं तो आपने ए और बी का डिफरेंस चेक करना है। तो ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है। तो 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर लेंगे प्लस y2 ये है 4 और ये भी 4 है, 4 माइनस 4 आप इसका स्क्वायर लेंगे। तो आपने इसे सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 9 प्लस 0। तो ये 9, इसका अगर आप 9 प्लस 0 करेंगे 9 आएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा। तो ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई है 3। बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका आपने डिफरेंस चेक करना है, सी में से बी को माइनस करते जाए। 4 माइनस 6 माइनस 2, आपने एक तो माइनस 2 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है प्लस 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है और ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 4 प्लस 4 का स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर रूट, और 8 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि एग्जैक्ट होल नंबर आपके पास नहीं आ रहा होता। तो बीसी की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 8। सी ए की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपके पास इसमें से इसको माइनस करना है, तो 3 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा और 4 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। आपने इसका इस तरह स्क्वायर रूट ले लेना है। 1 प्लस 4 ये 5। तो आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स हैं और किसी की भी वैल्यू बराबर नहीं है, तीनों साइड्स डिफरेंट है। अगर तीनों साइड्स डिफरेंट है तो ऐसी ट्राइंगल को आप स्केलीन ट्राइंगल का नाम देंगे। तो ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री के पोर्शन में से, और इस तरह का डिफिकल्ट क्वेश्चन एक आध ही आता होता है। नेक्स्ट जनरल साइंस में से क्वेश्चन आ गया कि रेस्टिंग फेज को हम इंटरफेज कहते हैं। तो कौन सा इवेंट है जो इंटरफेज में होता है? इंटरफेज के दौरान ये होता है कि एक्टिव प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन के लिए। बाकी ये जो होता है ना स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनना, ये प्रोफेज के काम है, ठीक है। तो ये प्रोफेज का इवेंट है। तो एक्टिव प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन के लिए, ये इंटरफेज का इवेंट है। नेक्स्ट है डायरिया और डिसेंट्री, ये वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं। तो किस एज ग्रुप में ये डिजीजेज ज्यादा होती हैं? तो जिन बच्चों की एज 5 साल से कम होती है उनके अंदर ये बीमारियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि एक तो उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है और दूसरा उनका एक्सपोजर ज्यादा होता है। The changes occurring deep inside on the surface of the earth are called natural disasters। ये जलजले वगैरह जो हो रहे हैं ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स की वजह बनते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर्स आगे क्या चीज काज करते हैं, किस चीज को चेंज कर सकते हैं? तो ये शेप ऑफ द लैंड, जमीन की जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्टेन फ्यूल सच एज कोल, फ्यूल ऑयल्स एंड पेट्रोल कंटेन सल्फर। तो पेट्रोल में जो सल्फर का कंटेंट होता है वो कितना होता है? ये कम ही होता है, ऑलमोस्ट 0.05% के राउंड अबाउट होता है। कुछ पेट्रोल्स में ज्यादा भी होता है, लेकिन ये यहाँ पर 0.05% इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज द शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज इन बिग सिटीज। बड़े शहरों में घरों की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि देहाती लोग ज्यादा शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो शहर बड़े हो रहे हैं। तो इन्फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज, ये हमारे पास काज है हाउसिंग फैसिलिटीज की कमी की। Which one of the following substances in soap causes irritation and burning in the eyes? जो साबुन होता है बेसिक होता है नेचर, तो ये बेस ही होती है जिससे आंखों में जलन होती है। एक थंब पिन है आपके पास, आप मोस्टली घरों में यूज करते हैं, तो ये थंब पिन है, ठीक है। तो इस पिन को यूज करते हैं कबर्ड्स वगैरह में लगाने के लिए। तो अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं इसकी बोथ साइड्स पर, तो कहां पर प्रेशर ज्यादा होगा? देखें प्रेशर का फार्मूला था फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो जिस चीज का एरिया कम है वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये नुकीली साइड का एरिया कम होता है पॉइंटेड एंड का, तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जमीन के ऊपर जो सैटेलाइट्स होते हैं वो हमें स्टेशनरी दिखाई देते हैं जमीन से, और ये किस लोकेशन के ऊपर होते हैं? ये जमीन के इक्वेटर के ऊपर होते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्पुतनिक 1? स्पुतनिक 1 के बारे में कौन सी बात ठीक है? ये पहला सैटेलाइट था जो जमीन के मैदान में भेजा गया था। हर्बीवोर जो होते हैं ये पौधों को खाते हैं, तो ये कौन से लेवल पे आते हैं फूड चेन में? फूड चेन में सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर, खुराक बनाने वाले, ये फर्स्ट लेवल होता है। सेकंड लेवल होता है इनको खाने वाले यानी कि हर्बीवोर, और फिर इससे अगला लेवल थर्ड लेवल होता है जो इनको भी खा जाते हैं यानी कि कार्निवोर। तो हम यहाँ पे चूंकि हर्बीवोर की बात कर रहे हैं तो बात यहीं पे रोक देते हैं। हर्बीवोर हमारे पास सेकंड लेवल बना रहे होते हैं फूड चेन का। व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन एंशिएंट इजिप्ट? कदीम मिस्र में गवर्नेंस का सिस्टम फेरोज के अंडर था, फिरौन के अंडर था। तो फिरौन जो थे वो एक ही पर्सन होता था, वही डिसीजन लेता था, तो इसको मोनार्की कहते हैं। पाकिस्तान के आइन में कितने आर्टिकल्स हैं? 234। अगेंस्ट विच ग्रुप रूलिंग ग्रुप डिड सैयद अहमद शहीद डिक्लेयर जहाद? सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद ने जहाद डिक्लेयर किया था सिखों के अगेंस्ट। मैनी कैमल्स लिव इन द डेजर्ट। अब डेजर्ट जो है ये एक होमोग्राफ है। होमोग्राफ एक ऐसा वर्ड होता है जो हम लिखें तो स्पेलिंग सेम होते हैं, बोला सेम जाता है, लेकिन उसके माने डिफरेंट होते हैं। तो डेजर्ट का मतलब छोड़ देना भी होता है, अवॉइड करना भी होता है। तो मैनी कैमल्स लिव इन द डेजर्ट। तो डेजर्ट क्या है? डेजर्ट एक ड्राई और सैंडी प्लेस है। आसान सा क्वेश्चन। यू नीडेड टू डैश लिंक टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहां पे हमने देखना है कि कौन सी फ्रेजल वर्ब आती है। यू नीड टू क्लिक ऑन लिंक। क्लिक ऑन लिंक, लिंक के ऊपर क्लिक किया जाता है। फाइंड द अप्रोप्रिएट सफिक्स। तो फैसिनेट के साथ हम कौन सा सफिक्स लगाएं तो वो एग्जैक्ट सही वर्ड बनता है? तो फैसिनेशन, तो उसके लिए हमें इसके एंड में ION का इजाफा करना पड़ता है। व्हाट इज इमेजिनरी इन लिटरेचर? चीजों को इमेजिन करना ये इमेजरी कहलाता है। द यूज ऑफ विविड एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस, इट इज कॉल्ड इमेजरी। चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए कम्प्लेक्स सेंटेंस। एक कम्प्लेक्स सेंटेंस के जो हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट एग्जाम्पल है, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक डिपेंडेंट क्लास होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो हैं। ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक, ये हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। विच सेंटेंस कंटेन्स एन एक्सप्लिसिट मीनिंग? एक्सप्लिसिट यानी कि क्लियर मीनिंग। तो क्लियर मीनिंग यहां पर इस सेंटेंस में है। द रिपोर्ट क्लियरली स्टेट्स दैट सेल्स हैव इंक्रीज्ड बाय 20%। तो ये एग्जैक्ट बात है। द प्रोफेसर एक्सप्लेन द थ्योरी डैश इट्स रेलेवेंस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो यहां पर हमने प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज करनी है। द प्रोफेसर एक्सप्लेन द थ्योरी विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेलेवेंस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे पास राइट आंसर है। What happens to air pressure in an area where the temperature is hot and rises? टेम्परेचर हॉट होगा तो हवा ऊपर चली जाएगी, जब हवा ऊपर जाएगी तो ऊपर जाकर फैल जाएगी, तो उसकी वजह से जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो ठंडी हवाएं फिर उस जगह का रुख करेंगी। हाउ लॉन्ग डिड गौतम बुद्ध प्रीच बुद्धिज्म? तो उन्होंने 45 साल तक बुद्धिज्म को प्रीच किया। व्हाट वाज द ट्यूनिक इन एंशिएंट रोम? कदीम रोम में एक खास लिबास पहना जाता था, तो दैट वाज ट्यूनिक, अ सिंबॉलिक टाइप ऑफ क्लॉथिंग। व्हाट मूवमेंट डिड चौधरी रहमत अली स्टार्टेड व्हाइल इन इंग्लैंड? तो इन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट स्टार्ट की थी और पाकिस्तान का नाम भी तजवीज किया था। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच गैसेस ट्रैप हीट एंड इंक्रीज अर्थ टेम्परेचर? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। जमीन के गिर्द बहुत सारी गैसेस हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, तो ये गैसेस अर्थ टेम्परेचर को ट्रैप कर लेती हैं और जमीन का टेम्परेचर बढ़ाती हैं। तो ये सनलाइट से आने वाली एनर्जी को ट्रैप कर रही होती हैं। व्हेन द पाकिस्तान मूवमेंट वाज एट इट्स पीक हु रूल्ड ओवर गिलगित बल्तिस्तान? तो उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान पर हुकूमत थी महाराजा ऑफ कश्मीर की, ये कश्मीर की रियासत में आता था। Which of the following is the latest in a series of educational policies? पाकिस्तान में 1947 के बाद बहुत सारी एजुकेशनल पॉलिसीज आई, तो सबसे लेटेस्ट कौन सी है? 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NBCT का मतलब क्या होता है? नेशनल बोर्ड ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स। Which psychologist emphasized that educational psychology should be grounded in scientific principles and focus extensively on measurement? तो इस साइकोलॉजिस्ट का नाम था एडवर्ड थॉर्नडाइक। Which of the following is not one of the three aspects of human personality conceptualized by a psychologist?
तो कौन सा जो है इसमें एस्पेक्ट शामिल नहीं करना, तो वो है कॉन्साइंस वाला। चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू डेवलपमेंट स्टेजेस एज दे एनकाउंटर अनसर्टेनिटी एंड ट्राई टू एडजस्ट देयर वर्ल्ड व्यू टू रिड्यूस मेंटल डिस्कम्फर्ट। तो ये स्टेजेस के थ्रू, डेवलपमेंटल स्टेजेस के थ्रू सारा जो चाइल्ड की प्रोग्रेस डिस्क्राइब किसने की थी, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था जीन पियाज ने। कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? उनके लिए हवारी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सैयद मोहम्मद राशिद रोज़े रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर तसनीफ कौन सी है? इनकी किताब है अदाबुल मुरीदीन। द फॉलोइंग रिएक्शन शोज विच प्रोसेस। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब फ्यूल जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, ऊपर नमी उठेगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो ये कंबशन का प्रोसेस होता है, जलने का अमल। ये भी जनरल साइंस का एक आसान तरीन क्वेश्चन है। विच कंडीशन मस्ट बी ट्रू फॉर प्रॉपर्टी टू बी क्लासिफाइड एज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी हम तब क्लासिफाई करेंगे अगर उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी ही चेंज कर दी जाए। What was the name of काजी हुसैन अहमद फादर? काजी हुसैन अहमद के फादर का नाम था काजी मोहम्मद अब्दुल रब। तो यहां पर हमारे पास इस पेपर का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 में हम बाकी के सारे पेपर को डिस्कस करेंगे। यहां से आपको क्वेश्चन का जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो मालूम हुआ होगा। दूसरे नंबर पर आपको आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं, कितनी डाइवर्सिटी में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तीसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जिन लोगों का भी पेपर रहता है या वो तमाम लोग जिन्होंने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया है और वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो डाटा मटेरियल के लिए और फर्दर रहनुमाई के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।